अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। इंतखाबात के करीब आते ही तहरीक इंसाफ को जहां कुछ राहत मिल रही है, वहीं इलेक्शन कमीशन की मुश्किलात भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के बाद रहनुमा जो रिटर्निंग अफसरान के हाथों रिजेक्ट हुए, जिसके बाद वो ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचे, आज उन रहनुमाओं में से बहुत सौ को मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से रिलीफ मिल गया और उनके इंतखाबात लड़ने की राह भी हमवार हो गई है। ये पेशरफ तहरीक इंसाफ के लिए कुछ इत्मीनान का बाइस होगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन के लिए दर्द सर बन चुकी है, क्योंकि अदालत ने उनका ये उज़्र के बैलेट पेपर छप रहे हैं और अब उनमें तब्दीली बहुत मुश्किल है, इसको खातिर में नहीं लाया है और इलेक्शन कमीशन को पाबंद बना दिया है कि वह अब इन हल्कों से रिलीफ पाने वाले उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट करके उनका नाम फहरिस्त में शामिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के सदर परवेज इलाही, सनम जावेद और शौकत बसरा, उमर असलम, मेजर ताहिर सादिक को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला भी बेंच में शामिल थे। चौधरी परवेज इलाही के वकील फैसल सिद्दीकी अदालत में पेश हुए। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर छपना शुरू हो चुके हैं, इसलिए जल्द दलाइल देना चाहते हैं। इस पर मुखालिफ फरीकैन ने मौजूद अदालत से इस्तदा की कि उन्हें केस की तैयारी के लिए 2 दिन का वक्त दे दिया जाए। इस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि अगर आप आज ही तैयारी नहीं करेंगे तो हम परवेज इलाही को इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दे देंगे। हम उन्हें इजाज़त देकर 1 माह के बाद केस मुकर्रर करेंगे। इसके बाद अदालत ने परवेज इलाही के केस में फरीकैन को दलाइल की तैयारी के लिए आज ही 11 बजे तक का वक्त दिया। वक्फे के बाद समाअत शुरू हुई तो चौधरी परवेज इलाही के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल शुरू किए। उन्होंने कहा परवेज इलाही पर एक प्लॉट जाहिर न करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। हालिया में 2 प्लॉट लेने की ऐसी तारीख डाली गई है जब परवेज इलाही जेल में थे। उस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि हमने इलेक्शन एक्ट की ऐसी तशरीह करनी है जो आवाम को मर्जी के नुमाइंदे मुंतखब करने से महरूम ना करे। प्लॉट का एतराज़ तभी बनता था जब जज का फैसला मौजूद हो कि प्लॉट फलां शख्स का है। चौधरी परवेज इलाही के वकील ने कहा कि हमें अभी तक रिटर्निंग अफसर का मुकम्मल ऑर्डर भी नहीं मिला। कागजात नामजदगी पर यह एतराज़ आयद किया गया कि हर इंतखाबी हल्के में इंतखाबी खर्च के लिए अलग अलग अकाउंट नहीं खोले गए। परवेज इलाही 5 हल्कों से इंतखाब लड़ रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि कानून में कहाँ लिखा है 5 इंतखाबी हल्कों के लिए 5 अलग अलग अकाउंट्स खोले जाए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि जायदादें पूछने का मकसद ये होता है कि मालूम हो उम्मीदवारों के जीतने से कबल कितने एहसास थे और बाद में कितने हुए। आप प्लॉट की मिल्कियत से इनकार कर रहे हैं तो ठीक है। वकील ने कहा कि हैरत अंगेज तौर पर एक ही वक्त में परवेज इलाही, मुनस इलाही और कैसर इलाही की जो अनडिक्लेयर्ड जायदादें हैं वो निकल आई हैं और आरओ ने उन्हें फैसला भी नहीं दिया कि कहीं चैलेंज ना कर लें। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि आप तो खुशकिस्मत हैं कि अचानक आपकी इजाफी जायदाद निकल आई है, आप ये इजाफी जायदाद किसी फलाई इदारे को दे दें। इस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मैं तो कहता हूं कि हुकूमत को इस जायदाद पर एतराज़ है तो खुद रख ले। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्ला का एतराज़ कुनिंदा के वकील से दिलचस्प मुकाबला हुआ। उन्होंने एतराज़ कुनिंदा के वकील से इस्तफसार किया कि आपको परवेज इलाही की जायदाद के बारे में कैसे पता चला। वकील एतराज़ कुनिंदा ने जवाब दिया कि हमें रिकॉर्ड इलाका पटवारी से मिला। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एतराज़ कुनिंदा के वकील से कहा कि इब्तदाई तौर पर परवेज इलाही के कागजात नामजदगी पर 18 एतराज़ थे, उनमें से 2 एतराज़ात बरकरार रहे, बाकी एतराज़ात तो आपने चैलेंज ही नहीं किए। जिसके बाद मौजूद अदालत ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल का चौधरी परवेज इलाही की कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दे दिया और चौधरी परवेज इलाही को सूबाई असम्बली के हल्का PP 32 गुजरात से इंतखाबात की इजाज़त दे दी। सुप्रीम कोर्ट में सनम जावेद और शौकत बसरा के कागजात नामजदगी केस की समाअत हुई। सनम जावेद के कागजात नामजदगी पर एतराज़ उठाया गया था कि कागजात नामजदगी 21 दिसंबर को दस्तखत हुए और जमा 22 दिसंबर को कराया गया, जिस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला दिया कि दस्तखत जाली हैं। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर क्या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेके बैठे हुए थे। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि दस्तखत की तस्दीक कराना रिटर्निंग ऑफिसर के फ़राइज़ में ही शामिल नहीं है, इसके फ़राइज़ में सिर्फ 4 चीज़ों की तस्दीक करना है। जस्टिस इरफान सादत ने रिमार्क्स दिए कि 3 बजे का वक्त कहाँ से निकाला है इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन शेड्यूल मैंने तो नहीं लिखा कि 3 बजे तक कागजात जमा होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मुकर्ररा वक्त के आधे घंटे के बाद कागजात जमा कराने वालों को इलेक्शन से महरूम कैसे रखा जा सकता है। कानून के मुताबिक नया अकाउंट खुलवाया जाए तो सिंगल बेंच से पहले मौजूद मुश्तरका भी काबिल कबूल होगा। कानून में मुश्तरका अकाउंट पर कोई पाबंदी नहीं है। जिसके बाद अदालत ने सनम जावेद और शौकत बसरा के नाम बैलेट पेपर में शामिल करने और इंतखाबी निशानात अलॉट करने का हुक्म दे दिया। पीटीआई के शौकत बसरा इन 163 बहावल नगर से और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पीटीआई के रहनुमा उमर असलम की उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि मफरूर शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता
बता दें कहां लिखा है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन का फैसला अवाम ने करना है। अदालत ने उमर असलम को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देते हुए फैसला दिया है कि मफरूर होने की बुनियाद पर किसी को इंतखाब लड़ने से नहीं रोका जा सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मफरूर और असीर रहनुमाओं को आज बड़ा रिलीफ मिला है और उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। अब यह सवाल सादा से ये भी है कि इनमें से बहुत से रहनुमा ऐसे हैं जो सालिया 9 मई के अंदर मुलव्विस हैं, या मफरूर हैं या असीर हैं। अब 9 मई में मुलव्विस मुल्जिमान को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई है। एक तरफ रियासत का फैसला है कि 9 मई के किरदारों को किसी भी तरीके से क्लीन चिट नहीं दी जा सकती है। उनका जो ख़ासतौर पर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल है वो भी हो रहा है, और दूसरी तरफ इनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त भी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा मोहम्मद आरिफ अब्बासी के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इलेक्शन ट्राइब्यूनल का फैसला बरकरार रखा है और चीफ जस्टिस काजी फायदीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने रहनुमा पीटीआई आरिफ नवाज अब्बासी के उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की थी, और ये फैसला जो ट्राइब्यूनल की तरफ से दिया गया था उसको बरकरार रखा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप टियर की तरफ से डायरेक्शंस दी गई हैं पीटीआई के कैंडिडेट्स को, जो पीटीआई बैक कैंडिडेट्स हैं, कि इतवार को आप रैलियों की सूरत में सड़कों पर निकलें। और बानी चेयरमैन पीटीआई ने भी एक कॉल दे रखी है, और फिर अब डायरेक्टिव ये इशू किया गया है, इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि जो नहीं निकलेगा उसका टिकट कैंसिल कर दिया जाएगा। और वोटर्स सपोर्टर्स को भी कहा गया कि भारी तादाद में निकलें ताकि एक पावर शो हो सके और मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर दिया जा सके। अब ये एक बहुत बड़ा इम्तहान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए भी, और फिर दूसरी तरफ ज़ाहिर है रियासत के लिए भी एक इम्तहान या टेस्ट ज़रूर है। सवाल ये कि पीटीआई के अकाबरीन अपने उम्मीदवारों को क्यों एक इम्तहान में डाल रहे हैं, क्योंकि जैसे तैसे करके भारी तादाद में उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा के पीटीआई को सियासी मैदान में जिंदा रखा है। इस दौरान उनको बहुत सी सोबतें बर्दाश्त करना पड़ी और अब भी वो अपनी तवानाई इलेक्शन मुहिम पर खर्च कर रहे हैं। इस दौरान यूं रैलियां निकालने का हुक्म उनके लिए किसी भी तौर सूदमंद साबित नहीं होगा। दूसरी जानिब खतरा यह भी है कि रियासत अभी तक 9 मई के वाकयात को नजरअंदाज नहीं कर पाई। ऐसे में दोबारा से उसी जमात के कारकुनान का सड़कों पर आना रियासत की तल्ख यादें ताज़ा नहीं करेगा। सवाल तो यह भी है कि क्या रियासत ऐसे में इन अफराद के साथ नरमी बरतेगी, तो यह तहरीक इंसाफ का भी इम्तहान होगा कि वो एक मौसर पावर शो के जरिए अपनी अवामी ताकत जो मुसलसल गिर रही है उसको दोबारा उजागर करने की पोजीशन में होगी, और अगर उन पर सख्ती बरती गई तो भी वो इसको बुनियाद बनाकर इलेक्शन का बायकॉट करेंगे या एक बार फिर मजलूम होने का बयान ये भी बनाएंगे, क्योंकि इलेक्शन बायकॉट करने का जो मामला है वो भी पाइपलाइन में है। और मुतज़ाद ज़राए से ये पता भी चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनर क्वार्टर्स से बानी चेयरमैन पीटीआई को खास तौर पे जो बाहर बैठे हुए पीटीआई के लॉयलिस्ट है वो ये मशवरा दे रहे हैं कि आप इलेक्शंस को बायकॉट कर दें। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बहुत सारे लोग जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं वो गारंटीज दे चुके हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को कि इलेक्शन जीतने के बाद उनके साथ शामिल हो जाएंगे, और अगर नहीं भी होते तो पार्लियामान में पहुंच के वो तो अपने मजे लूटेंगे, लेकिन बानी चेयरमैन पीटीआई जेल में पड़े इसी तरह से सड़ते रहेंगे, केसेस का सामना करते रहेंगे। तो इस हवाले से बानी चेयरमैन पीटीआई को ये मैसेज भी दिया गया है पीटीआई के वो लॉयलिस्ट जो बाहर बैठे हुए हैं कि आप इलेक्शंस को बायकॉट कर दें। अब उसके लिए इतवार के रोज़ जो पावर शो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और एक टेस्टर है। इस दिन पानी की गहराई नापी जाएगी, एक बैरोमीटर के तौर पर देखा जाएगा। अगर तो लोग उतनी तादाद में निकलते हैं कि पीटीआई को ये लगे कि वो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में है तो फिर तो इलेक्शन में जाएंगे, लेकिन अगर नतीजा इसके बरक्स होता है तो इलेक्शंस का बायकॉट भी किया जा सकता है, और उसके बाद फिर एक बयानिया ढूंढा जाएगा कि पीटीआई को कॉर्नर्ड किया जा रहा है, और इंटरनेशनली भी इसी बयानिए को प्रमोट किया जाएगा और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट से भी मदद मांगने की कोशिश की जाएगी। इस सारे मामले पर बात करेंगे इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन उमूर नौजवान तहरीक और सीनियर तजियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब्दुल्ला गुल साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असीर और मफरूर कारकुनान और रहनुमाओं के लिए एक ब्रीदिंग एक ठंडी हवा का झोंका आया है और उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। कुछ लोग वो हैं जो 9 मई के अंदर मुलव्विस हैं, यानी 9 मई में मुलव्विस लोग इलेक्शन लड़ रहे होंगे। तो ये कोई गैर मामूली और गैर मुतवक्किर रिलीफ नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या सुपीरियर जुडिशरी की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे ख्याल में कॉम्पनसेशन दी जा रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उसकी वजह यह है कि 9 मई के वाकयात कोई ऐसे नहीं हैं जिसको मतलब कोई छुप के हुए हों, कोई पर्दे के पीछे हुए हों। मतलब आप के टेलीविजन ने, आप जैसे बड़े सहाफियों ने इसको बड़ा वाज़ेह दिखाया है और सबूत और शवाहिद के साथ दिखाया है। कैसे मुमकिन है कि आप वीडियोस को, ऑडियोस को, वो तमाम जो कनेक्शंस हैं जो कि रियासत ने उनके ऊपर स्टैब्लिश किए हैं, आप उनको डिनाई कैसे कर सकते हैं? खुद पीटीआई वाले डिनाई करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब्दुल्ला गुल साहब, कॉम्पनसेशन किससे की जा रही है? यानी अगर ये बैलेंसिंग फैक्टर है तो किससे बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है इसको?
भाई यही बैलेंस किया जा रहा है, अवामी दबाव है, सीधी सी बात है भाई। ऐसे तो नहीं हमारी अदलिया का, बस मुझे अफसोस है के ऊपर आना बजाते खुद बहुत सारे सवालात को जन्म देता है ना। बात यह है कि बैलेंसिंग यह है कि जी बल्ले का निशान ले लिया, बल्ले का निशान ले लिया तो उसके बाद आपने इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे रहे हैं। भाई आप इलेक्शन लड़ने के लिए फिर तो आपको टीटीपी वालों को भी इजाजत दे देनी चाहिए ना, उसमें क्या है। उन्होंने भी तो जीएचक्यू पे ही हमला किया था, तो फिर उसमें क्या हो गया, उन्होंने भी जलाओ घिराव किया, उन्होंने भी आगे लगाई, उन्होंने भी दहशत गर्दियां की। अगर ये दहशत गर्दी का पर्चा नहीं है, देखें साफ सी बात है, 780A क्या है, एंटी टेररिस्ट एक्ट है, और उसके तहत जो है पर्चे हुए हैं, रियासत ने पर्चे किए हैं और फिर उनको वैलिडेट करवाया गया है। बात ये नहीं है मुख्तलिफ रियासत का मतलब यहाँ सिर्फ अफवाज पाकिस्तान या कोई इंटेलिजेंस इदारे नहीं है, बल्कि तमाम जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं जिनमें पुलिस भी शामिल होती है, पुलिस के अंदर भी मुख्तलिफ महकमे हैं, फिर इसी तरीके से प्रोसिक्यूटर जनरल होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, एडवोकेट जनरल होता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ तो देखे इन्वॉल्व ना यार, होती है। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प नहीं हो गई अब्दुल्ला गुल साहब की? एक तरफ तो सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल को जायज करार दिया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। अब उस पर जो अपील हुई है उसके ऊपर एक लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया गया, अगले हफ्ते इस पर समाअत होने जा रही है। दूसरी तरफ 9 मई में मुलव्विस लोग जो हैं उनको एक क्लियर गो हेड भी दे दिया गया है। तो आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं? देखिए, एक तरफ तो मुशर्रफ केस का फैसला, जो खुसूसी अदालत का फैसला था, एक तरफ से वो कलअदम हुआ, इसका भी ऑब्वियसली एक कहीं ना कहीं नजला तो गिरेगा, इदारों के माबैन तनाव की सी कैफियत तो होगी। लेकिन आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं कि अदलिया की तरफ से जो क्लीन चिट मिल रही है, कोई तनाव बढ़ेगा? बड़ा वादे नजर आ रहा है। देखिए ना, अदलिया जो है वो आपका एक ठीक है, उन्होंने इंसाफ फराहम करना होता है और करना चाहिए भी है, और रियासत के अंदर जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं, आप उन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को जो है आप ओवरराइड नहीं कर सकते, ओवर रूल नहीं कर सकते, उनको अंडरस्टैंड करना होता है। जैसे मैंने गुजारिश की, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, होम मिनिस्ट्रीज हैं, बहुत सारे एक तरीका कार होता है। मुझे इस बात का इल्म नहीं था पहले, लेकिन बाद में पता चला कि जैसे लोग जिनको 4th शेड्यूल में डाला जाता है, वो उनको निकालना और डालना दोनों बड़ा जान जोखों का काम है। पूरे साल में 2 मीटिंग्स बैठती हैं जिसके अंदर तमाम डिपार्टमेंट्स के लोग शामिल होते हैं, यानी कि अकेला होम सेक्रेटरी ये काम नहीं कर सकता, चीफ सेक्रेटरी भी ये काम नहीं कर सकता। ये काम जो है वहां के डीसी, वहां का एसी, वहां के जो पुलिस वाले, वहां के जो इंटेलिजेंस के लोग, आईबी के लोग, ये तमाम फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो फिर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि उन लोगों को एक तरफ जो है आप इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे रहे हैं। मुशर्रफ केस के ऊपर आप देख लें कि आपने जब वो हयात थे तो तब आप लोगों को ख्याल नहीं आया। इसका मतलब यह है कि तमाम जो ताने बाने हैं, वो ये लग रहा है कि जो हमारी अफवाज है उसको कहीं ना कहीं जो है आप डिमोरलाइज करने की जो काम हो रहा है वो हो तो रहा है। फिर मेरे पास और सादा नतीजा सा इसका सवाल है सर कि भयानक क्या इदारे निकलेगा। सेम पेज पर नहीं है? नजर तो यही आ रहा है कि इदारे जो हैं उनके अंदर एक इख्तलाफ राय पाई जाती है, और मेरे ख्याल में जो अदलिया है वो समझ नहीं पा रही कि रियासत की मजबूरियां क्या हैं। यानी कि आप इलेक्शन लड़ने दें, चले इलेक्शन के बाद फिर जो है वो फिजा गर्म होगी, फिजा गर्म होगी तो वो प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, और फिर या बाइकॉट या फिर एजिटेशन, दोनों का प्लान मौजूद है। अब तो मतलब किसी को भी आप पूछ लें तो वो आपको ये बता देगा कि जनाब एजिटेशन तो होनी होनी है। अगर आप जीतेंगे तो आप कहेंगे एजिटेशन करेंगे कि हम इनकलाब ले आए, और अगर आप हार गए तो आप कहेंगे जी धांधली हुई है। अब तमाम जो नहीं, लेकिन दरमियान में आपने एक और इस्तेलाह इस्तेमाल की, वो है बायकॉट। ये बायकॉट वाला को प्लान डी है? ये बहुत सारे इनके मल्टीपल प्लान हैं, लेकिन असल मसला क्या, असल जो बात है उसको समझें। नहीं नहीं, मैं मुझे पहले से ये समझाइए कि बायकॉट कौन करने जा रहा है, और क्या एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर आपका इशारा तहरीक इंसाफ की तरफ है तो क्या पीटीआई को बायकॉट करने का इरादा रखती? बिल्कुल, ये देखें, ये बात तो मैंने तकरीबन 4 महीने पहले बोली थी, ऑन एयर बोली थी कि पीटीआई के पास जो है वो एक बाइकॉट की ऑप्शन मौजूद है, और अब जो है बातें जो है वो खुल के सामने आ रही हैं। लेकिन ऐसे वक्त में जब अदलिया उनको रिलीफ दे रही है, उनके असीर और मफरूर कारकुनान को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल रही है, तो फिर भी बाइकॉट कर देंगे? जी बिल्कुल। वो आपको मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूं। पंजाब असेंबली का जब उन्होंने तोड़ने की बात की और फिर नो कॉन्फिडेंस के अंदर जो है परवेज इलाही जीत गए,
तो असेंबली क्यों तोड़ दी? इसका कोई अगर कोई मंतकी जवाब है आप मुझे दीजिए। नहीं, लेकिन उस पे तो फिर पछतावा भी हुआ ना कि हमने गलत फैसला किया था। तो हाँ तो पछतावा इस सूरत में भी होगा, क्योंकि इस टाइम पे अगर बात यह है कि वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास कौम की 99% सपोर्ट हमारे साथ है, और अगर 99% है तो इसका मतलब है कि 99% सीट हमारे पास आनी चाहिए। अगर वो सीटें हमारे पास नहीं आती तो हम जो है वो जीत भी जाएं तब भी बायकॉट कर सकते हैं, हम जो है वो हार जाएं तो हारने से पहले अगर ये देखेंगे हालात और वाकयात और ग्राउंड रियलिटीज को, उसके अंदर भी बायकॉट कर तो सकते उसके लिए हैं। बैरोमीटर क्या है? ग्राउंड रियलिटीज को चेक करने का बैरोमीटर, यानी ये जो बायकॉट का डिसीजन है वो किन शराइत से मशरूत है? भाई यही है ना कि हमारी अभी पोजीशन क्या है, ये उसको फिर एक बैलेंसिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये बायकॉट तब करेंगे कि ये पहले अपने अवामी दबाव, प्रेशर और वो तमाम जो अपने सियासी दबाव है वो लाएंगे, और हुकूमत के साथ जो है वो कोई डील करने की कोशिश करेंगे। यानी कि कुछ ले कुछ दे की बुनियाद पे कुछ उनके लीडर को जो है वो रिहाई मिल जाए, कोई उनके ऊपर मुकदमात जो है वो खत्म कर दिए जाए, 9 मई को जो है वो फरामोश कर दिया जाए, फलाना ढिमकाना, और उसके बदले में जो है वो हम फिर आपको जो है फैसिलिटेट करेंगे। ये मामला जो है ना तो ये खराबी की तरफ जा तो रहे हैं। ये बड़ी इतवार के रोज पीटीआई पावर शो करने जा रही है और बानी चेयरमैन पीटीआई ने ऐलान किया है कि सब लोग सड़कों पर निकलें। तो इतवार के रोज भी कोई टेस्टर होगा क्या? पानी की गहराई नापना मकसूद है, और ये टेस्टर दोनों तरफ से होगा, यानी एक तरफ तो पीटीआई अपने आप को टेस्ट कर रही होगी तो दूसरी तरफ से रियासत भी टेस्ट करेगी, यानी रियासत का भी टेस्ट होगा कि इसको कैसे रिस्पॉन्ड करती। आप बड़े समझदार आदमी है, मैं तो आपकी बसीरत के ऊपर सलाम है। बिल्कुल एग्जैक्टली ये टेस्टर है, ये दोनों के लिए जो है वो एक आप समझे कि एक इन्होंने वो मार्क रख दिया है, और ये यार्डस्टिक है। अगर जो इसके ऊपर जो है वो पूरा उतरेगा वो देख लिया जाएगा, क्योंकि माजी के अंदर ऐसे कई टेस्टर्स लगाए गए हैं। आपको याद है जब लाहौर से लोग आए, जब केपी से आए, ये कोई जो हमले करने की रविश है ये कोई पहली दफा तो नहीं हुई। और फिर दूसरी बात यह है कि ये देखे ना, मैंने ये बहुत सारे लोगों के साथ बात की थी और मैंने यही कहा था कि जब इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाती है तो नतीजा ये होता है कि एक हीट ऑफ द मोमेंट होती है, एक माहौल क्रिएट हो जाता है जिसके अंदर आप लोगों को स्टॉप नहीं कर सकते। आपने बड़ी मुश्किल से 9 मई के बाद लोगों को जो है वो कोई नकेल डाली थी, अब वो तमाम की तमाम जो उनके ऊपर एक दबाव था, एक कैफियत थी, वो आहिस्ता आहिस्ता धुंधला रही है, और नतीजे के अंदर एक खुदा ना खास्ता दोबारा एक फसादात की तरफ, एक नफरत की तरफ। क्योंकि देखें, अगर ये आपने अभी खुद बात की कि अगर ये रियासत के लिए भी टेस्टर है, तो अगर इतवार के दिन रियासत के लिए टेस्टर है और कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया पेश आ जाता है तो नतीजा क्या होगा कि यानी कि रियासत के लिए मजीद नफरत जो है उसको फरोग मिलेगा। उसके हवाले से जो है वो एक बयानिया बुना जाएगा जिसको मगरिब की, जिसको बरतानिया में भगोड़ों की, जिसके भारत की पुष्ट पनाही हासिल होगी, जिसके अंदर वो इंस्टिगेट करेंगे लोगों को जो है, और उससे एक और नुकसान होगा, यानी कि वो ऐवान अदल के ऊपर भी जो है वो बकायदा उसके ऊपर प्रेशर आएगा। क्योंकि आपको याद होगा ऐवान अदल के ऊपर माजी के अंदर भी हमने देखा था, जब बंदयाल साहब वहां बैठे थे तो क्या हुआ था कि जी मुझे तो खबर ही नहीं मिली, पूरी दुनिया की खबरें मिल रही थी, आपने खुद तस्लीम कर लिया था, लेकिन कहा कि जी इस्लामाबाद आने की, तो फिर इस्लामाबाद को जलते देखा ना आपने? कोई ऐसी तो बात नहीं है कि तो जलते नहीं अब्दुल्ला देखा, गुल साहब, यानी कि ये वो जो जो पेट्रोल बम थे मंजरनामा वो भूल जाए। आप बयान कर रहे हैं ये तो बड़ा हौलनाक है, तो फिर ऐसे में क्या इलेक्शंस हो जाएंगे? नहीं, फिर इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को ये कौन है जो चाहता है कि डिस्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जाए? माजी में किन किन ने कोशिश की, और ये क्या इंटरनेशनल प्लान का हिस्सा नहीं है? क्या ये हकीकत नहीं है कि एक तरफ जो फलस्तीन वाला मामला है वो एक बहुत ही गर्मी की तरफ 3.5 महीने हो गए हैं, हमास कंट्रोल में नहीं आ रही, और उसके लिए वो ये घबरा रहे हैं, यहूदियों की रियासत जो है वो घबरा रही है इसराइल कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की सपोर्ट आ जाए। आप देखें अभी आर्मी चीफ साहब वहां गए हैं, उन्होंने अमेरिका में बैठ के जो है वो फलस्तीन की सपोर्ट की। अभी परसों जो उन्होंने कन्वेंशन के अंदर खिताब किया यूथ के अंदर, उसके अंदर उन्होंने भरपूर फलस्तीन और कश्मीर के हवाले से मौकफ पेश किया, मैं वहां मौजूद था। तो मुझे ये बताएं कि ये तो खतरा है ना, फिर उनको तो पाकिस्तान की रियासत से ही तो खतरा है। क्यों हमारे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है? क्योंकि दुनिया के तमाम मुल्क मासवाए जो है वो इसराइल के, तो फिर अच्छा अब्दुल्ला पाकिस्तान गुल एक साहब, न्यूक्लियर रियासत है। बिल्कुल ठीक। अब्दुल्ला गुल साहब, लास्टली वेरी क्विकली, आप क्योंकि इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं तो मुझे बताएं कि शहर इक़्तिदार में इस वक्त एक नए मॉडल का जिक्र और बाज़गश्त भी वहां से आ रही है, तो ये क्या मॉडल होगा और थिंक टैंक क्या मशवरे दे रहा है? आप बड़ा क्लोज बैठे हुए हैं।
थिंक देखिए, टैंक क्या मैं मशवरे तो तो दे रहा है देखें, मॉडल की तो बात बड़ी वाज़ेह है। अभी आर्मी चीफ साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की और मैंने फिर जो है वो यही अंदाजा हुआ कि लोग इनके खिलाफ क्यों हैं, सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ जो है वो क्यों झूठा बयानिया जो है वो गढ़ा जा रहा है। तो पता चला इसलिए कि एक हाफिज कुरान जो है वो पाकिस्तान के दो कौमी नजरिए को बयान कर रहे थे कि क्या वजह है कि दो कौमी नजरिया क्यों पेश हुआ। उन्होंने जो है कुरान की आयात और इकबालियात से जो है वो अपनी तकरीर जो थी वो भरपूर थी और नजर आ रहा था। और वो जो आप फॉर्मूला बता रहे हैं वो आर्टिकल 2A है, जो कहता है कि कुरान और जो अल्लाह की हकमियत आला को कायम करो। दूसरी तरफ आर्टिकल 227 कहता है कि कुरान और सुन्नत के जो है वो मुतजाद कोई कानून नहीं बनेगा। अब अगर मुतजाद का लफ्ज उठा के खत्म कर दिया जाए और इसको ताबे कर दिया जाए तो ये एक आईनी तौर पर एक रेवोल्यूशन होगा। इसको सॉफ्ट रेवोल्यूशन कह सकते हैं। वो तमाम कवानीन जो कॉन्ट्रडिक्टरी हैं वो जो है एक नए मॉडल को जन्म देंगे जिसके अंदर एक ऐसा निजाम इंसाफ व अदल कायम होगा जो एंग्लो सैक्सन लॉ के अच्छा, ऊपर मुझे बेस्ड मुझे नहीं होगा। मुझे अब्दुल्ला गुल साहब ब्रेक लेनी है। मुझे चंद सेकंड्स में बताइए कि कहीं ये कौमी असम्बली की जो आईनी मुद्दत है उसको कम करके वजारत उज़्मा की मुद्दत को कम करने का भी कोई प्लान है? येस और नो में बता दीजिए, फिर मुझे ब्रेक लेनी। एवरीथिंग इज पॉसिबल। बहुत बहुत शुक्रिया आप। जैसे जैसे साइफर केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंच रहा है वैसे ही वकील सफाई यानी बानी पीटीआई और शाहमूद कुरैशी के वकला मुख्तलिफ टेक्निकल पॉइंट्स, हीले बहानों और गैर हाजिरियों के जरिए इस केस को लटकाने की कोशिश भी कर रहे हैं। दोनों मुल्जिमान के वकला को गवाहान के बयानात और उन पर जरा होते देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे इसके बाद एक लंबी और सख्त सजा उनके मौक्किलान का मुकद्दर बन चुकी है और अपने ख्याल के तहत वो केस को मुख्तलिफ टेक्निकल ग्राउंड्स पर उलझा रहे हैं। इस केस में टोटल 25 गवाहान हैं जिनके बयानात कलमबंद हो चुके हैं, जबकि इन 25 में से 4 बुनियादी गवाहान के बयानात पर जिरा भी मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन इसके बाद से केस को लटकाने के हरबे इस्तेमाल होना शुरू हो गए, जिसके तहत आज तीसरे रोज भी साइफर केस की समाअत नहीं हो सकी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के जज वकला सफाई के पेश ना होने पर बरहम भी हुए और जज ने वकला सफाई का गवाहान पर जिरा का हक खत्म करने से मुतालिक दरखास्त पर फैसला भी महफूज कर लिया है। खुसूसी अदालत उल हसनात जुल्कुरनैन ने अडयाला जेल में साइफर केस पर समाअत की और मुल्जिमान के सीनियर वकला आज भी अदालत में पेश नहीं हुए। उनकी जगह मुआविन वकला कमर इनायत राजा और खालिद यूसुफ अदालत पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि मुल्जिमान के सीनियर वकला किधर हैं। मुआविन वकील ने जवाब दिया कि सिकंदर जुल्करनैन के दांत की सर्जरी है और ऐसा नहीं कि हम जानबूझकर इल्तवा मांग रहे हैं। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी ने कहा कि अगर वकला सफाई रोज़ ही नहीं आएंगे तो हमें किस बात की सज़ा है कि रोज़ाना सुबह आ जाएं। बाज़ गवाह जिरा के लिए दुबई से पाकिस्तान आकर बैठे हुए हैं और ये रोज़ाना अदालत में पेश होते हैं। वकला सफाई जिरा करने से कतरा रहे हैं और ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि मैं बतौर जज सुबह 9 बजे का यहाँ आकर बैठा हूँ। मुल्ज़िमान ने फैमिली से मुलाकात और वकला से मुशावरत के लिए वक्त मांगा, अदालत ने दिया। वकला सफाई ने जिरा के लिए इल्तवा मांगा, अदालत ने वो भी दिया। अब आप एक लंबी तारीख लेना चाहते हैं, आखिर किस बुनियाद पर तारीख दें? जिसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने प्रोसिक्यूटर्स की जानिब से गवाहान पर जिरा करने का हक खत्म करके केस आगे बढ़ाने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। इस मुतालिक अब क्योंकि 25 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो गए हैं, जिनमें से 4 बल्कि 5 गवाहान के जो बयानात हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। उसमें साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आज़म खान हों, साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद हों या साबिक सफ़ीर पाकिस्तान असद मजीद हों, इनके बयानात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। और इन बयानात को देखते हुए लगता है कि जो सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 है उसके तहत जो सब सेक्शंस आगे 4 हैं उनके मुताबिक कहीं 2 साल की सज़ा मेंशन्ड है और फिर कहीं 14 साल और फिर सज़ाए मौत जैसी सज़ा भी इस केस में हो सकती है। तो केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्रूशल है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से सुस्त रवि का मुजाहरा किया जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा खालिद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद यूसुफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से इल्तवा मांगा गया। ये केस इंतहाई अहमियत का हामिल और जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, अब उसमें आपके नज़दीक, आपकी दानिश में क्या पीटीआई के वकला ये देख रहे हैं कि कम से कम 2 साल की सज़ा या फिर जो है इसमें 14 साल की सज़ा या फिर उम्र कैद सज़ाए मौत हो सकती है? तो क्या ये देखते हुए, फोर्सी करते हुए सुस्त रवि का मुजाहरा किया जा रहा है? देखें, साइफर केस पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये एक फर्स्ट इम्प्रेशन का केस है। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख के अंदर ऐसा केस कभी भी नहीं हुआ और मेरे ख्याल से शायद दुनिया की तारीख के अंदर भी किसी भी साबिक वज़ीर आज़म पे इस तरह का और साबिक वज़ीर ख़ारजा के ऊपर इस तरह का केस नहीं हुआ है। और जहाँ तक इस केस का ताल्लुक है, शुरू ही से
हमारी जानब से बड़ी वजाहत से ये बात कही गई, ये केस सिरे से बनता ही नहीं है और ये एक बेबुनियाद केस खड़ा करके इसके अंदर सज़ा दिलाने की कोशिश की जा रही है। चूँकि किसी बाकी जितने भी मुकदमात हैं उनमें किसी में भी सज़ाए मौत की दफ़ात नहीं बन रही थी, तो इस केस के अंदर उम्र कैद और सज़ाए मौत की दफ़ात का इतलाक़ हो रहा था, तो किसी न किसी तरह खींच के उस तक इस केस को लाया गया और रजिस्टर किया गया। लेकिन जब जैसे ही ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पहुंचा तो वहाँ इस पूरे केस का जो पोस्टमार्टम हुआ और जो इसकी धज्जियाँ उड़ गई, बल्कि जिसको आप ये कह लें कि ये एक लीर हो गया वहाँ, तो उसके बाद इस केस के अंदर एज सच अभी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी बुनियाद पे ये भी कहा जा सके कि 2 साल की सज़ा भी हो सकती है। 4 सब सेक्शंस है, उसके अंदर जो पहली 3 सब सेक्शंस है उसके मुताबिक तो 2 साल की सजा हो सकती है। और जो स्टेटमेंट्स इस वक्त सामने आए हैं उनके मुताबिक दिखाई ये देता है बादी नजर में कि जो 3 पहली सब सेक्शंस है वो 2 साल की सजा, यानी अगर 2 साल की सजा हर सब सेक्शन की है तो कंकरेंट 2 साल की सजा सुनाई जा सकती है। चौथी सेक्शन के अंदर सजाए मौत या फिर 14 साल की सजा है। तो मैं तो पूछ रहा हूं कि लाइकली इन स्टेटमेंट्स की रोशनी में आप क्या देख रहे हैं कि क्लीन चिट मिल जाएगी, इक्विटल हो जाएगा या फिर मिनिमम 2 साल की सजा तो हो सकती है? देखें, अभी तक जितना चूंकि केस अभी चल रहा है तो उसके मेरिट्स को तो मैं ज़्यादा डिटेल में टच नहीं करूंगा, लेकिन ओवरव्यू एक मुख्तसरन सा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जो सबसे पहली बुनियादी चीज़ होती है वो FIR होती है। अगर FIR के मुंदरजात पढ़ें तो उसमें जो 2 ही बुनियादी इल्ज़ामात हैं कि जो साइफ़र के मुंदरजात हैं वो डिस्क्लोज़ किए गए, और फिर दूसरा यह है कि साइफ़र की कापी को अपने पास रखा गया। लेकिन अभी तक ये चीज़ किसी भी कहीं भी किसी भी फोरम पे और या किसी भी बयान के अंदर ये नहीं बयान किया गया कि साइफ़र के मंदरजात क्या थे जिनको अवाम के सामने बयान किया गया। और दूसरी बात, जो कापी पास रखने का है तो वो बुनियादी तौर पे एक वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर या उसके ऊपर इसका इतलाक़ वैसे भी नहीं होता, चूँकि वज़ीर-ए-आज़म ने अपने अहकामात देने होते हैं और जो दस्तावेज़ात होती हैं उनको संभालना देखना मातहत अमले का काम होता है। वज़ीर-ए-आज़म क्लर्क की तरह फाइलों के अंदर कागज़ रख के अलमारी के अंदर ताले नहीं लगाता, ये उसका काम नहीं होता। आप उस हवाले से भी चूंकि मैं ज्यादा लेकिन जो स्टेटमेंट्स आ गए हैं, खासतौर पे आज़म खान का स्टेटमेंट जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उन्होंने कह दिया ना कि जब ये साइफर की कॉपी गई तो फिर वापस नहीं आई। सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद साहब का जो स्टेटमेंट है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन वहाँ एक बात उन्होंने देखें, वहाँ एक बात ये भी वहाँ भी उसमें भी कही गई है कि फिर जो इमरान खान है उन्होंने अमले को हदायत की कि वो इसको कापी को तलाश करें। ये वहाँ उसके अंदर भी मौजूद है ये चीज़। लेकिन ये रिस्पांसिबिलिटी तो उनकी अपनी थी ना। उनके पास होती तो वो अपने अमले को तो ये बात नहीं कह सकते थे कि आप इसको तलाश करें। कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना मंशूर जारी करने जा रही है और इस मंशूर से मुताल्लिक कहा यह जा रहा है कि मंशूर का जो बयानिया होगा वो पाकिस्तान को मंशूर से मतलब नवाज दो वाली बात होगी, यानी पाकिस्तान को नवाज शरीफ देने से मुताल्लिक अगर इनडायरेक्टली ये कहा जाए तो ये बात हो रही है कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कैंपेन में एक ही चेहरा है या तस्वीर है और वो नवाज शरीफ की है। और नवाज शरीफ बाकायदा तौर पर अपने जो पॉलिटिकल रैलियाँ और जलसे हैं वो भी जारी रखे हुए हैं। आज भी मरीम नवाज के हमरा वो खानेवाल पहुँचे जहाँ उन्होंने गुफ्तगू की, लेकिन उससे पहले मरीम नवाज साहिबा ने अपने मंशूर के हवाले से गुफ्तगू की कि वो मंशूर जिसका बहुत सब्री से इंतज़ार किया जा रहा है वो कल अनाउंस होने जा रहा है। अब इस मंशूर के खदोखाल क्या होंगे, मरीम नवाज साहिबा क्या कहती हैं, ज़रा सबसे पहले उसकी झलक आपके सामने रखता है। मंशूर का लॉन्च हो रहा है इंशाअल्लाह ताला, नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। हर शहर की तरक्की, हर गांव की तरक्की, किसान की तरक्की, आपके अस्पताल, दवाइयों को आपके घर के दरवाजे तक पहुंचाना, मुफ्त तालीम देना, ये हमारी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह ताला। बिजली के बिलों को कम करना हमारी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह ताला। चीनी, आटा, सब्जी, गोश्त, दालें, इनकी कीमतों को कम करना हमारी जिम्मेदारी और यही हमारा मंशूर है। पाकिस्तान को सच्चे मंशूर से नवाज दो। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये सच्चा मंशूर क्या होगा और फिर इस सच्चे मंशूर से नवाज देने से क्या मुराद है, ज़ाहिर है कल जब मंशूर सामने आएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खिदमत को वोट दो की बात कर रही है, यानी उसी बयानिए की बात कर रही है जिसकी शहबाज शरीफ साहब किया करते हैं। गवर्नेंस की बात कर रही है, मैनेजमेंट की या डिलीवरर्स की बात कर रही है
और नून लीग इस वक्त भी आवाम के सामने ये बयानियाँ रख रही है कि जैसे पहले नून लीग ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, अब भी नून लीग वो जमात है जो डिलीवर कर सकती है। नवाज शरीफ ने अपने खिताब में एक बार फिर मुस्लिम लीग नून की महरूमियों का जिक्र भी किया और साथ ही अपने दौरे हुकूमत के इनकलाबी कामों का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि क्या आवाम को नवाज शरीफ का दौर याद नहीं आता, जब हमारे दौर में लोड शेडिंग खत्म कर गैस सस्ती थी, हमारे दौर में जो बिजली का बिल 500 रुपये आता था वो अब 20,000 रुपये हो गया। 2017 में रोटी कितने की मिलती थी और आज कितने की मिलती है? ये पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है। ना बिजली है, ना गैस है, आटा महंगा है, सब्जियां महंगी हैं। 10-10 रुपए किलो सब्जियां मिलती थी नवाज शरीफ के दौर में। कि मुस्लिम लीग नून आएगी तो इंशाल्लाह इस महंगाई को मिटाएगी। अब एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी परफॉर्मेंस का जिक्र कर रही है, पंजाब के लोगों को याद करा रही है कि उन्होंने क्या किया, तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जो पंजाब में कैंपेन कर रहे हैं वो नून लीग पर तनकीद किए हुए हैं। कि सियासतदान है, उनका फिक्र ही नहीं है, उनको एहसास ही नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। इनको अगर फिक्र है तो उस कुर्सी पे किसी न किसी तरीके से चौथी बार। अब ये सियासी मुकदमा सियासतदानों की जानिब से अवाम की अदालत में, और अवाम ने फैसला करना है कि कौन सा नैरेटिव इन दोनों पर भारी है। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब की मानंद अल्लाह की तरफ से गैबी मदद पर तकिया करने वाली फ़लस्तीनी कौम को आज आलमी अदालत इंसाफ से एक बड़ी कामयाबी नसीब हुई है। मुस्लिम ममालिक न सही लेकिन एक अफ्रीकी मुल्क ने इंसानियत पर ढाए जाने वाले बदतरीन जुल्म सितम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और फ़लस्तीनियों का मुकदमा आलमी अदालत में बेहतरीन तरीके से लड़ा। ये केस आलमी अदालत में ले जाने वाला मुल्क जनूबी अफ्रीका था, जिसमें फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का इल्ज़ाम इसराइल पर आयद करते हुए मुकदमा दायर किया था। और 11 और 12 जनवरी को होने वाली समाअत में जनूबी अफ्रीका और इसराइल ने दलाइल पेश किए थे। जनूबी अफ्रीका ने इसराइल पर नस्ल कुशी के इल्ज़ाम आयद किए थे, जबकि इसराइल ने इन इल्ज़ाम को झुठलाते हुए केस रद्द करने की दरख्वास्त की थी। आलमी अदालत ने इन दोनों दिन की समाअत के बाद केस का महफूज फैसला किया और आज वो महफूज फैसला सुनाया और उन्होंने इसराइल की न सिर्फ केस को खारिज करने की दरख्वास्त दी है बल्कि इसराइल के खिलाफ नस्ल कुशी का मुकदमा चलाने का ऐलान भी कर दिया है। 17 रुकनी पैनल में से 16 जजेस मौजूद थे और सदर आलमी अदालत इंसाफ ने यह फैसला सुनाया है। आलमी अदालत इंसाफ के 15 जजेस ने फैसले की हिमायत और 2 ने मुखालिफत की है, जबकि आलमी अदालत इंसाफ के हंगामी इकदाम 15-2 की अक्सरियत से मंजूर हुए हैं। आलमी अदालत इंसाफ ने फैसले में कहा है कि हमास हमले के जवाब में इसराइली हमलों में बहुत जानी और इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के कई इदारों ने इसराइली हमलों के खिलाफ करारदादें पेश की हैं और आलमी इदारा इंसाफ ने गज़ा में इंसानी नुकसान पर तशवीश जाहिर की और कहा है कि गज़ा में इसराइली हमलों में बड़े पैमाने पर शहरियों की अमवात हुई और अदालत गज़ा में इंसानी अलमिया की हद से आगाह है। आलमी अदालत इंसाफ ने करार दिया कि जनूबी अफ्रीका के आयद करदा इल्ज़ामात में से कुछ दुरुस्त हैं और इसराइल के खिलाफ नस्ल कुशी मुकदमे में फैसला देना अदालत के दायरे इख्तियार में है। आलमी अदालत इंसाफ ने गज़ा नस्ल कुशी केस मुअत्तल करने की इसराइली दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और करार दिया है कि इसराइल के खिलाफ नस्ल कुशी केस खारिज नहीं करेंगे। ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है, इंतहाई अहम पेशरफ्त है और अब देखना यह है इस पर किस हद तक अमल दरामद होता है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।